नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के स्थापत्य कला के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने एक कला एवं संस्कृति का जो पहला पार्ट था जिसमें हमने लोक देवी, लोक देवता और लोक संतों के बारे में चर्चा की थी, अध्ययन भी करवाया था और उनकी क्लासें भी अपलोड हमने कर दी है। अब आगे हम राजस्थान के स्थापत्य से संबंधित टॉपिक जैसे दुर्ग, महल, मंदिर या अन्य स्मारक और इमारतें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और स्थापत्य कला में जो सबसे पहला हमने टॉपिक लिया है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दुर्ग क्यों लिया है, इसके पीछे एक राज है, वो मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि दुर्ग को जैसे ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पूर्ण रूप से, तो इसके साथ साथ हमारे कुछ मंदिर भी कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ प्रसिद्ध इमारतें, मकबरे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके अलावा जो महल है वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जैसे दुर्ग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में हम महल पर चर्चा करेंगे। तो उस महल वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, जो अब तक हमने दुर्गों में करवा दिए महल उनके बारे में चर्चा वहां पर नहीं करेंगे, जो शेष रहेंगे सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करेंगे। इसलिए इस दुर्ग वाले टॉपिक को बड़ा ही विस्तार पूर्वक से बनाया गया है और यहां पर आपको बड़े ही विस्तार पूर्वक से अध्ययन भी करवाया जाएगा। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, उनके स्थापत्य कला के बारे में, उनकी शैली के बारे में, किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ पर बनाया, उनकी विशेषता क्या है, इन सभी पॉइंटों पर हमें बड़े ही विस्तार से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये जो क्लासें हैं वो आरबीएससी, एनसीईआरटी की किताबें और इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उनसे नोट्स बना करके आपको करवाया जा रहा है अध्ययन इनका। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे अब तक हमने इतिहास को कंप्लीट किया है, कला संस्कृति के 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो ये इतना जो सिलेबस हमने करवा दिया है उसको आपको कहीं से भी अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। अब कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर वो किताब कौन कौन सी लें। आप किताबों के चक्करों में क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि किताबों के चक्करों में उस समय पढ़ो जब आपके सामने समय बहुत हो। अभी जैसे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम नज़दीक है, एलडीसी का भी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप क्या करो कि नोट्सों से ही क्लासों को अध्ययन करो। हाँ, जब आपके सामने पूरा टाइम हो कि 1 साल जितना टाइम पड़ा हो, तब आप अपने स्तर पर इन किताबों से अपने ही नोट्स बनाकर पढ़ लो। परंतु अभी समय कम है, तो इसलिए इन नोट्सों पर और इन क्लासों पर ही ज़्यादा निर्भर हो, इसी में आपका फ़ायदा होगा। ओके, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। शुरू में बता देता हूँ, क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम राजस्थान के स्थापत्य कला में जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है वो है राजस्थान के दुर्ग, और इनके बारे में हम पढ़ते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला को लेकर के एक पंक्ति प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थापत्य कला को लेकर के एक पंक्ति प्रसिद्ध है। वो पंक्ति क्या है कि नाम गीतड़ा नु भीतरा शूरव है। या तो नाम किसी व्यक्ति का गीतों के माध्यम से होता है, याद किया जाता है, या उनके द्वारा बनाई हुई कोई इमारतें, दीवारें या कोई स्थापत्य कला क्षेत्र में दिया हुआ योगदान उनके माध्यम से। जैसे आज कुंभा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने मारवाड़ के मेवाड़ क्षेत्र में 84 में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनाए थे, इसीलिए उनको भी याद किया जाता है। विजय स्तंभ के लिए याद किया जाता है महाराणा कुंभा को। ठीक है, तो
राजस्थान के स्थापत्य कला को लेकर के एक पंक्ति प्रसिद्ध है कि नाम या तो गीतों के माध्यम से याद रखा जाता है या उनके द्वारा बनाए हुए दीवारों, महलों, दुर्गों या अन्य कोई स्थापत्य कला के माध्यम से याद किया जाता है। जैसे गुप्तों को हम आज तक याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्थापत्य कला बहुत ही शानदार थी और भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। व्यक्ति की स्मृति या तो गीतों में शेष रहती है या इसके द्वारा निर्मित स्मारकों में शेष रहती है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि राजस्थान की धरा जिसकी गौरव गाथा गाते हुए प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल जी सेठिया अपने काव्य पंक्तियों में कहते हैं कि आ तो सरगा न शरमाण इन पर देव रमण न आवे आ धरती दोहरारी। ये राजस्थान की जो भूमि है, मातृभूमि है, उनकी विशेषता बता रहे हैं कन्हैयालाल जी सेठिया अपने जो गीत है, काव्य है धरती दोहरारी, उसके माध्यम से कि इस पर तो देव भी रमणने आते हैं, खेलने आते हैं। ये तो स्वर्ग से भी ज्यादा महान है, बताया गया है कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। और राजस्थान की प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक राज्य में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर कोई ना कोई दुर्ग या छोटी मोटी गड्ढी या गढ़ ना स्थित हो। लगभग राजस्थान के सभी भागों में यह गढ़ या दुर्ग बने हुए हैं। भारत में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान तीसरे नंबर पर है जहां पर सर्वाधिक दुर्ग स्थापित है। ठीक है। चलिए देखते हैं। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहां कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ी ना हो। शुकर नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं जिनमें दुर्ग भी शामिल है। शुकर नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? 7। और उन 7 अंगों में कौन सा है? दुर्ग भी शामिल है। इसके अलावा शुकर नीति में जो दुर्गों का प्रकार बताया गया है वो 9 बताया गया है। कितना? 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है, जिनके बारे में हम आगे एक एक करके उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। संपूर्ण देश में राजस्थान ही वह प्रदेश है जहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। यानी कि स्थापत्य की कला के जो दुर्ग से संबंधित बात आती है तो उसमें राजस्थान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में तृतीय स्थान पर आता है। ठीक है। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण हमें कालीबंगा की खुदाई से मिलता है। हमने इतिहास में जो पहला टॉपिक किया था प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित है। अगर आपको याद है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें हमने चर्चा की थी कि कालीबंगा सभ्यता में 2 स्तर मिले हैं, 2 प्रकार के भवन मिले हैं, जिसमें एक है पश्चिमी टीला, दूसरा है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला है दुर्ग टीला और पूर्वी टीला है वो नगर टीला। नगर टीला थोड़ा नीचे है और दुर्ग टीला ऊपर है। दुर्गों का काम क्या था? वहां पर पंडित, पुरोहित और राजा महाराजा रहते थे, और जबकि नगर में सामान्य जन निवास करते थे। तो राजस्थान में अगर दुर्गों से संबंधित अगर कोई बात पूछी जाती है कि इसका सर्वप्रथम उदाहरण हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त होता है, जिनके बारे में हमने प्राचीन सभ्यता के इतिहास से संबंधित जो क्लास थी वहाँ पर हमने इनके बारे में अध्ययन किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो राजस्थान के प्राचीन सभ्यता को अगर आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है तो वो क्लासें आप एक बार अवश्य देखें। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि राजस्थान में जो दुर्ग बने हैं उनमें समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है। ठीक है। जैसे कि जब तक भारत में विदेशी आक्रमण नहीं हो रहे थे तुर्क, अफगानों का या मुगलों का, तब तक क्या थे? दुर्ग साधारण रूप में बनाए जाते थे, न उसमें सुरक्षा को महत्व दिया जाता था न कोई बात। ठीक है। परंतु जैसे ही त्रैन का युद्ध होता है, मुगल आते हैं, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाने लगे, सामरिक दृष्टि से महत्व बनाने लगे। उन्हें क्या है कि ऐसी पहाड़ियों पर बनाने लगे जहां पर पहुंचना अधिक दुर्गम हो। ठीक है। तो ये जो
अब हम बात करते हैं कि ये जो दुर्ग शब्द है ना वो उस समय से बना था। अब दुर्ग और किला दो शब्द हैं। दुर्ग शब्द का अर्थ होता है दुर्गम, यानी कि दूर यानी कि कठिन, जहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन हो। और ये दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सैन्य सुविधा होती है, प्रशासन की सुविधा होती है, और यहाँ तक कि सभी प्रकार की जो पानी की, खेती की, बाजार की, आवास की सभी प्रकार की सुविधा इन दुर्गों में मिलती है, ताकि अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी आ जाए तो अंदर ही 5 या 6 महीने या साल तक हम अंदर के लोग हैं उनका पालन पोषण कर सकें। जैसे आप चित्तौड़ के किले में देख लो, अलाउद्दीन ने 1 साल तक वहां पर घेराबंदी की थी। इसी प्रकार रणथंभौर में की थी घेराबंदी। ठीक है, उसके बाद में किला शब्द आता है। तो किला शब्द क्या होता है? दुर्ग का ही एक छोटा रूप होता है। उसमें भी उसी प्रकार की सुरक्षा होती है जिस प्रकार की दुर्ग होती है, दुर्ग में होती है, परंतु याद रखना कि थोड़ा कम होता है। इसके अलावा एक महल भी होता है। तो महल में क्या अंतर होता है कि महल सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी रानियों के निवास के लिए, आराम के लिए या विलासता के जीवन जीने के लिए बनाए जाते हैं। बाकी उसमें और कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसे आप पढ़ोगे कि दुर्ग के अंदर ही अनेक महल है, जैसे चित्तौड़ में पद्मिनी महल है, गोरा बादल महल है, कुंभा महल है। तो एक दुर्ग या किले के अंदर ही अनेक महल हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज महल में तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, दुर्ग और किले में ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो याद रखना दुर्ग कठिन होता है, थोड़ा बड़ा होता है, किला छोटा होता है। आप यूं याद रखना कि दुर्ग है पुलिस थाना और किला है पुलिस चौकी। काम दोनों के एक ही है, परंतु थाने में बड़े स्तर पर काम होता है और किले में छोटे स्तर पर काम होता है। ठीक है, अब इन दुर्गों में क्या हुआ कि समय के अनुसार परिवर्तन होता गया। बाहरी आक्रमणकारी आए तो ये पहाड़ियों क्षेत्रों में चले गए या ऐसे दुर्गम क्षेत्रों पर चला गया जहां पर आसानी से शत्रुओं के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता था। ठीक है, परंतु जैसे ही मुगल काल है, मुगल काल में अकबर का काल माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि उसने, अकबर ने क्या किया कि चारों ओर शांति स्थापित करने का प्रयास किया था, मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया था। तो जिन रियासतों ने अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे वो दुर्गों से छोड़ करके वापस समतल मैदानों में आने लगे। जैसे कि जूनागढ़ है, जूनागढ़ का उदाहरण है, जैसलमेर का किला है, ये क्या है? समतल मैदानों पर बने हुए, इन्हें सुरक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया गया। क्योंकि मुगल काल में जो अकबर और जहांगीर और शाहजहां, इन तीनों का जो कार्यकाल था ना वो बड़ा ही राजस्थान में शांतिपूर्ण काल था, स्थिरता का काल था। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि कालांतर में मौर्य, गुप्त, परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण में निश्चित आधार दिखाई पड़ते थे। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों की प्रधानता दी जाती थी। यानी कि प्रारंभ काल में जब मौर्य और गुप्त काल और उनके परवर्ती युग में दुर्गों का निर्माण हुआ था तो उसमें दो विशेषताओं को महत्वपूर्ण दिया जाता था, एक मंदिरों को, दूसरा जलाशयों को। इसके अलावा सुरक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। ये गुप्त और मौर्य काल की विशेषता है जिसमें दुर्गों में या किलों में किनको महत्व अधिक दिया जाता था, किनको अधिक महत्व दिया जाता था? याद रखना है, जलाशयों और मंदिरों को। अगला हमारा पॉइंट है, त्रायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा और 15वीं सदी के बाद दुर्ग निर्माण में सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। ठीक है, तो त्रैन के युद्ध से ही भारत में या राजस्थान में बाहरी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी तुर्कों का, अफगानों का और मुगलों का आगमन होने लगा था और वो राजस्थान की या भारत की अन्य रियासतों पर आक्रमण करने लगे, उन्हें हथियाने लगे। तब क्या हुआ कि स्थापत्य कला में एक परिवर्तन आया, एक मोड़ आया और उन्हें वो अब तक जो दुर्ग थे उसमें जलाशय और मंदिरों को महत्व दिया जाता था, लेकिन जैसे ये बाहरी आक्रमणकारी आए तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो ये था कि उनमें सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा। पहाड़ी क्षेत्रों में, कोई दुर्गम क्षेत्रों में बनाए जाने लगे थे। ठीक है,
ये दोनों पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये दुर्ग स्थापत्य से ही संबंधित है कि प्रारंभ में जलाशय और मंदिरों को महत्व दिया जाता था। जैसे ही बाहरी आक्रमणकारी आए, सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, बाहरी आक्रमण के बाद में दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो तथा जो ऊपर से चोर्स हो एवं वहां खेती योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंधन हो। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि दुर्ग और किले में क्या होता है कि सिंचाई की सुविधा होती है, वहां पर पेयजल होता है, कृषि भूमि होती है, आवास की होती है, सब सुविधा होती है। ठीक है, ये सुविधा क्यों करते हैं? ताकि अगर कोई विदेशी बाहरी आक्रमणकारी आए और वो हमसे ज्यादा बलपूर्वक हो, तब हम क्या करते हैं, 1 साल तक 2 साल तक अंदर ही, यानी कि दुर्ग के अंदर ही राशन पानी की, आवास की, पेयजल की सारी सुविधाएं हो सके। और राजस्थान के किलों में अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ का किला वो सबसे बड़ा किला था। यहां पर कृषि तक की अंदर व्यवस्था थी। तभी 1 साल तक अलाउद्दीन बाहर इंतजार करता रहा कि कब किले के द्वार खुलेंगे, कब राजपूत सेना हम पर आक्रमण करेगी। ओके, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने थे तथा जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे या खंडर थे, उनका पुनर्निर्माण भी होने लगा था। बाहरी आक्रमणकारों के समय क्या होता कि दुर्गों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। कि मान लो कि जैसे चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ वाले कुंभलगढ़ चले जाते थे, उसे मेवाड़ के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जैसे मारवाड़ वालों के लिए सिवाना दुर्ग की कुंजी है। तो जैसे ही कोई बाहरी आक्रमणकारी उन पर आक्रमण करता, ये वो देखते कि अब हम सुरक्षित नहीं रह सकते, तो वो अन्य दुर्गों में चले जाते थे। इसलिए जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे, उन्हीं में सुधार होने लगे। जो उदाहरण के लिए जैसे आबू में अचलगढ़ का किला है, जो कि महाराणा कुंभा ने इसे नवीन रूप में परिवर्तित किया था। इसके अलावा चित्तौड़ का किला था, जो कि चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया था। उसमें भी जो पुनर्निर्माण का कार्य किया था, वो भी महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। ये इसके लिए है कि अगर एक स्थान पर आक्रमण हो तो हमें किसी अन्य स्थान पर जाकर के रह सके। ओके, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि जब मुगलों के साथ राजपूत शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आए। अब मुगल आ गए। मुगल में अकबर का काल ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अकबर और उसके बाद में जहांगीर और उसके बाद में शाहजहां, ये 3 ऐसे मुगल शासक हुए हैं जिनसे राजस्थान के शासकों का संबंध मधुर था। परंतु उससे पहले और उससे बाद के जो मुगल शासक हुए थे, उनके साथ जैसे औरंगजेब हुआ तो उनके साथ राजपूत शासकों का मधुर संबंध नहीं था। अब राजपूत शासकों ने पहाड़ियों से नीचे आकर के समतल मैदानों में नगर या दुर्गों का निर्माण करने लगे। जैसे कि जयपुर का जयगढ़ है, बीकानेर है, जूनागढ़ है, भरतपुर का लोहागढ़ है। ये दुर्ग क्या है, एकदम समतल मैदानों में बने हुए। हालांकि इनकी सुरक्षा के लिए बाहरी चारों ओर इनके खाई बनी है जिसमें पानी भरा जाता है, वो उनकी सुरक्षा के लिए है। परंतु ज़्यादातर दुर्ग क्या थे, वो समतल मैदानों में बनने लगे थे मुगल काल के दौरान, क्योंकि ये वो काल था जब राजस्थान में शांति और स्थिरता का काल माना जाता है। क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए ये स्थिरता एवं शांति का काल माना जाता था। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। आगे हम देखेंगे शुक्र नीति में किले के 9 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं। और उससे पहले एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में। कि राजस्थान में दुर्ग और स्थापत्य कला को लेकर एक पंक्ति प्रसिद्ध है कि नाम या तो गीतों से रहता है या भिंतों से, यानी कि इमारतों से रहता है। राजस्थान की दरा जिसकी गौरव गाथा गाते हुए सुप्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया जी कहते हैं कि आ तो सरगा ने सरमाणे इन पर देवरमण ने आवे आतरती दोरारी। ठीक है, इसके माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से राजस्थान की धरती की, इस भूमि की, इस मातृभूमि की प्रशंसा करे हैं कन्हैयालाल जी सेठिया। राजस्थान का शायद ये ऐसा कोई जनपद या अंचल हो जहाँ पर छोटा बड़ा दुर्ग या गड्डी न हो। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिसमें से दुर्ग भी शामिल है। इसके अलावा संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद में सर्वाधिक दुर्ग या गढ़ स्थित हैं।
राजस्थान में दुर्गों का सबसे पहला उदाहरण हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलता है, जैसे कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला दुर्ग टीला, पूर्वी टीला नगर टीला। इसके बाद में कालांतर में मौर्य और गुप्त और परवर्ती युग गए। इस काल में जो दुर्ग और किले बनते थे उनमें सिर्फ जलाशय और मंदिरों को महत्व दिया जाता था, परंतु जैसे ही बाहरी आक्रमणकारी जैसे कि तराइन के युद्ध में आए मोहम्मद खिलजी, खिलजियों के, इसके बाद में अलग अलग सल्तनत काल रही थी, मुगल काल रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद में दुर्ग थे वो सुरक्षा की दृष्टि से अधिक महत्व बनाए जाने लगे। ऐसे स्थानों पर बनाए जाने लगे जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर स्थित थे और जो प्राचीन खंडर या जीर्ण अवस्था में थे उनका भी पुनर्निर्माण करवाया गया, जैसे कि अचलगढ़ का और चित्तौड़ के दुर्ग का कुंभा के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था। परंतु जैसे ही राजपूत का मुगलों के साथ संबंध मधुर स्थापित हुआ तो उसके बाद में दुर्गों से, पहाड़ी क्षेत्रों से वापस वो समतल मैदानों में आने लगे थे, ठीक है, क्योंकि ये काल राजस्थान में राजपूत शासक है उनके लिए स्थिरता और शांति का काल है कहा जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं शुक्र नीति में जो राजस्थान में जो किले के 9 प्रकार बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है उनके बारे में। और उससे पहले मैं पुनः आपको बता देता हूं, आपके मन में जो शंका है उसे क्लियर कर देता हूं कि दुर्ग, किले और महल इन तीनों में फर्क है। सबसे पहले हम महल को देखते हैं। महल सिर्फ राजा और रानियों के निवास स्थान के लिए, आवास के लिए, विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए या आराम करने के लिए बनाए जाते थे। दुर्गों में, किलों में महल हो सकते हैं। अगला जो है दुर्ग और किला। दुर्ग दुर्गम कठिन, ये बड़ा होता है, किला उसी का छोटा रूप होता है। इन दोनों की विशेषता सेम ही है, परंतु बस याद रखना है कि दुर्ग में वो चीज़ अधिक होती है और किले में कम होती है, और इनको सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है। बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया जाता है। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं शुक्र नीति में जो 9 प्रकार के किले या दुर्ग बताए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम ओदक दुर्ग। ओदक का अर्थ होता है जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं गागरोन का दुर्ग है जो कि आहू और कालीसी नदियों के संगम पर स्थित है। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है जो कि चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। ओदक दुर्ग, ओदक शब्द कंफ्यूज करने वाला है तो याद रखना ओदक का अर्थ होता है जल दुर्ग, और जल दुर्ग के उदाहरण है गागरोन का दुर्ग है प्रसिद्ध है और भैंसरोड का दुर्ग प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि गिरी या पर्वत दुर्ग, यानी कि वो दुर्ग जो कि ऊंचे पर्वतों पर स्थापित किए गए थे उन्हें गिरी दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग कहा जाते हैं। और राजस्थान में अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा जो दुर्ग है वो इसी श्रेणी के हैं, गिरी दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित हैं। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेवाड़ का मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, कुंभा के द्वारा निर्मित है ये किला भी। इसके अलावा सिवाना का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, अजमेर का किला है, बूंदी का तारागढ़ है, अजमेर का ये तारागढ़ वाला किला ही है, और आबू का अचलगढ़ है। ये वो प्रमुख किले हैं, दुर्ग हैं जो कि गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। याद रखना है आपको कि शुक्र नीति में जिन 9 प्रकार के किलों या दुर्गों का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है, उनमें अगर देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से हैं तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में ही आते हैं। ओके, तो जल दुर्ग जिनके चारों ओर पानी होता है, गिरी दुर्ग जो कि पर्वतों पर स्थित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आमेर का दुर्ग और जयगढ़ और नाहरगढ़ का दुर्ग भी इसी श्रेणी में शामिल है। अगला पॉइंट है दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग का अर्थ होता है जो कि मरुभूमि स्थित हो, जिसके चारों ओर क्या हो, रेत हो, यानी कि समतल मैदानों में स्थित हो। समतल मैदान शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जिसके साथ चारों ओर क्या होती है, रेत होती है। मरुस्थल में बने हुए दुर्ग को हम दानवन दुर्ग कहते हैं, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग है, बीकानेर का जो जूनागढ़ का दुर्ग है वो भी दानवन श्रेणी में आता है। इसके अलावा नागौर का किला और हनुमानगढ़ का बटनेर का दुर्ग है, ये भी मरुस्थल के में स्थित होने के कारण इनको भी दानवन श्रेणी में
रखा गया है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखना है आपको कि दानवन दुर्ग में कौन से शामिल है। तो वो दुर्ग जो कि मरुभूमि में स्थित है, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग है, बीकानेर का दुर्ग है, नागौर का दुर्ग है और हनुमानगढ़ का बटनेर का किला है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वन दुर्ग। वन दुर्ग वो होते हैं जिनके चारों ओर सघन और बीहड़ वन हो पाए जाते हैं, वो उनको सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं। सघन बीहड़ वनों में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। सिवाना का दुर्ग है और रणथंभौर का दुर्ग है। सिवाना के दुर्ग में जो कुम्मठ के पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे कुम्मठ दुर्ग भी कहा जाता है। रणथंभौर का दुर्ग है वो भी सवाईमाधोपुर में एक वनीय क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इन दोनों को वन दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एरण दुर्ग, यानी कि वह दुर्ग जिनके मार्ग को कभी कहीं पर खाई भी हो सकती है, कांटे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो वे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। वे दुर्ग जिनके मार्ग में खाई, कांटे व पत्थरों से दुर्गम हो, जहां पर पहुंचना आसान न हो, उन दुर्गों को हम एरण दुर्ग कहते हैं। चित्तौड़ और जालोर का दुर्ग भी इसी श्रेणी में शामिल है। अब चित्तौड़ का दुर्ग है ना, वो लगभग सभी श्रेणियों में शामिल है। सहाय दुर्ग या उस एक श्रेणी को छोड़ करके बाकी सभी श्रेणियों में चित्तौड़ के दुर्ग को शामिल किया गया। इतना अधिक महत्वपूर्ण था चित्तौड़ का किला सुरक्षा की दृष्टि से। अगला नाम आता है पारीख। पारीख और पारिद, ये दो प्रकार के दुर्ग हैं। इनमें विद्यार्थी हर बार कंफ्यूज होता है, तो इसके लिए आपको आगे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पारीख, ख आता है, ख शब्द का अर्थ होता है ख से खाई, यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होती है? खाई बनी होती है, उनको पारीख दुर्ग कहा जाता है। और उन खाइयों में क्या होता है? पानी भरा जाता है। कईयों में मगरमच्छ भी छोड़े जाते हैं ताकि शत्रु सेना आसानी से उस खाई को पार करके दुर्ग में प्रवेश न कर सके। भरतपुर का दुर्ग कहता है, बीकानेर का दुर्ग है। आपने अगर जूनागढ़ का किला देखा है तो उसके चारों ओर भी खाई बनी हुई है, अगर नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखना है। जूनागढ़ के किले में वहाँ पर जो प्राचीन काल का एक हवाई जहाज भी अंदर है। ओके, और भरतपुर का जो लोहागढ़ का किला है वो भी पारीख दुर्ग की श्रेणी में ही शामिल है, उसके भी चारों ओर खाई बनी हुई है। अगला हमारा पॉइंट है पारिद दुर्ग। तो वे दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो, वे पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे चित्तौड़ का दुर्ग आ गया, जैसलमेर का दुर्ग आ गया, कुंभलगढ़ का जो किला है वो भी पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन था, वो मैं आपको पुनः बताता हूँ। पारिक और पारिद, पारिख ख शब्द आता है तो ख का अर्थ होता है खाई, और पारिद वो किला है जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे दीवारों के प्रकोटे बने होते हैं। जैसलमेर और चित्तौड़ का किला और इसके अलावा कुंभलगढ़ का किला भी इसी पारिद दुर्ग की श्रेणी में शामिल है। ओके, चलिए अगले दुर्ग के बारे में देखते हैं, सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का मतलब वो होता है जहां पर हर वक्त चतुरांगनी सेना मौजूद होती है। अगर कोई भी बाहरी आक्रमणकारी कभी भी आक्रमण करे तो ये सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर रहती है। तो वो दुर्ग का क्या कहलाता है? सैन्य दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो व्यू रचना में चतुर वीरों से व्याप्त होने से अभेद्य हो, सैन्य दुर्ग कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर हर वक्त सैन्य शक्ति मौजूद होती है। इसके अलावा सहायक दुर्ग है, ऐसे दुर्ग जिसमें सूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। सैन्य दुर्ग और सहायक दुर्ग दोनों सेम है। इनमें अंतर क्या है कि सैन्य दुर्ग में ज्यादातर सेना को अधिक महत्व दिया जाता है, आम जनता को महत्व नहीं दिया जाता है। आम जनता को ज्यादा प्रकाश में नहीं रखा जाता है। जबकि सहायक दुर्ग क्या होता है कि इसमें जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं ना, आवास करने वाले व्यक्ति, वो हर एक व्यक्ति योद्धा होता है। हर एक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल रख सकता है। जैसा कि मान लो कि आज स्थिति सामान्य है, कोई आक्रमणकारी नहीं है, तब भी वो सामान्य रहते हैं। अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी होता है तब भी वो सामान्य रहते हैं। उसी प्रकार का उनका मन होता है, जिन्हें सूरवीर कहा जाता है, योद्धा कहा जाता है। जबकि सैन्य दुर्ग में क्या होता है कि सेना ही युद्ध की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है, आम जनता तैयार नहीं रहती है।
ये सैन्य और सहायक दुर्ग में फर्क है, आप ध्यान में रखना। सहायक दुर्ग में जो भी व्यक्ति रहता है वो सभी सूरवीर होते हैं, और जबकि सैन्य दुर्ग में केवल सेना ही रहती है, आम जनता को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि दुर्गों की इन श्रेणियों में शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग को गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो राजस्थान के लगभग जो दुर्ग है के प्रकार है उनकी लगभग सभी श्रेणियों में शामिल है। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान के इन दुर्गों में पूर्व एवं मध्य युगीन स्थापत्य शैली के मिश्रण का प्रतीक है चित्तौड़ का किला, जो कि सबसे प्राचीन किलों में से एक माना जाता है। यानी कि चित्तौड़ का किला है जो कि 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया था। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किलों में से एक माना जाता है। राजस्थान के इन दुर्गों में पूर्व एवं मध्य युगीन स्थापत्य शैली के मिश्रण का प्रतीक चित्तौड़ का किला सर्वाधिक प्राचीन किलों में से एक माना जाता है, जबकि लोहेगढ़ का जो किला है ना वो राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य का अंतिम किला माना जाता है, जिसका निर्माण जाट शासक है सूरजमल के द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। उसके बाद में राजस्थान में कोई भी दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ। हो सकता है महलों के निर्माण हुए हैं परंतु दुर्गों का निर्माण नहीं हुआ था। तो ये राजस्थान का अंतिम दुर्ग माना जाता है लोहागढ़ का दुर्ग, और अगर सबसे प्राचीन माना जाता है तो वो है चित्तौड़ का किला, क्योंकि मौर्य काल में निर्मित है ये। भरतपुर का लोहागढ़ 18वीं सदी में बनाया गया था। दुर्ग निर्माण की परंपरा में लोहागढ़ राजस्थान का अंतिम दुर्ग माना जाता है। दुर्गों के प्रदेश से विख्यात राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहां पर पाए जाते हैं? मेवाड़ में है। इतना आपने आज तक पढ़ा है और ये प्रश्न भी बहुत बार आए हैं, परंतु इसके आगे की कड़ी है वो मैं आपको आज बताता हूं कि इसके बाद में सर्वाधिक जो दुर्ग है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ढूंढाड़ अंचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि लगभग 50 है। तो सर्वाधिक तो आपको पता है कि मेवाड़ क्षेत्र में है। अगर मेवाड़ के बाद में अगर ऑप्शन आ जाए फिर तो याद रखना है कि मेवाड़ के बाद में अगर सर्वाधिक दुर्ग है स्थापत्य कला के तो वो कहां पर स्थित है? ढूंढाड़ क्षेत्र यानी कि जयपुर क्षेत्र में स्थित है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जिनको 2013 में नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर दिया गया था। ये यूनेस्को है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी किले, अब यहां पर सिर्फ किलों का ही महत्व नहीं है, शिक्षा की दृष्टि से भी हो सकता है या अन्य कोई मतलब देखने के योग्य भी हो सकता है, पर्यटन की दृष्टि से हो सकता है, अन्य कई कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, जो भी कारण है उन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए अगर यूनेस्को को लगे कि ये किला सबसे अमुक है, अलग ही है, तो उसे वो सुरक्षा प्रदान करता है। और राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 2013 में ही शामिल कर लिया गया था। वो कौन कौन से है 6 दुर्ग? आमेर का महल है, गागरोन का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, जैसलमेर है, रणथंभौर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है। और इनके याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, गाजर, चीकू, आम, जो कि आपने बहुत बार पढ़ी भी होगी, ध्यान में भी होगा, आपको याद रखना है। गाजर, चीकू और आम। गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ और आम से आमेर का किला। ठीक है, तो ये आप इसी ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हो, जिन्हें 2013 में, जून 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। अब इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने से क्या हुआ कि यूनेस्को स्वयं इनको संरक्षण प्रदान कर रहा है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहा है, और अगर इनमें किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो उनके पुनर्निर्माण हेतु जो आर्थिक सहयोग है वो भी यूनेस्को करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार पुनः देख लेते हैं।
और आगे हम चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे और चित्तौड़ के दुर्ग में पढ़ने के साथ ही आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त भी कर देंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम चित्तौड़ के किले के बारे में ही पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी। शुक्र नीति में 9 प्रकार के किलों का जिक्र है। ओदक यानी कि जल दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरे हुए हैं उनको जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहा जाता है, जैसे कि गागरोन का दुर्ग है और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है जो कि चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। इसके अलावा गिरी और पर्वत दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो कि पर्वतीय क्षेत्रों पर स्थित हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक इसी श्रेणी के दुर्ग मौजूद है, जैसे कि चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेवाड़ का किला, मेवाड़ का मांडलगढ़ का किला, सिवाना का किला, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में, अजमेर का तारागढ़, बूंदी का तारागढ़, अबू का अचलगढ़ का किला, आमेर का किला, जयगढ़ और नाहरगढ़ के किले, ये सभी दुर्ग किस श्रेणी में शामिल हैं? गिरी दुर्ग के। तो राजस्थान में जो ज़्यादातर दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में ही शामिल है। इसके बाद में हम देखते हैं दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग का तात्पर्य है जो कि मरुस्थलीय या रेतीले प्रदेश में स्थापित होते हैं, उनको हम दानवन दुर्ग कहते हैं, जैसे कि बीकानेर का किला है, जूनागढ़ का। इसके अलावा जैसलमेर का दुर्ग है, नौगौर का दुर्ग है और हनुमानगढ़ का बटनेर का दुर्ग भी शामिल है। वन दुर्ग वो दुर्ग जहां पर सघन बीहड़ वन बने हुए हैं, उन दुर्गों को वन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया, जैसे कि सिवाना का दुर्ग और रणथंभौर का दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में शामिल है। एरण दुर्ग वो दुर्ग जिनके मार्ग को खाई, कांटों और बड़े बड़े पत्थरों से रोक रखा है, जहां पर पहुंचना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, उनको एरण दुर्ग कहा जाता है। जैसे कि चित्तौड़ का किला और जालोर का किला है वो एरण दुर्ग की श्रेणी में शामिल है। पारिक दुर्ग वो दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, उनको पारिक दुर्ग कहा जाता है, जैसे भरतपुर का दुर्ग और बीकानेर का दुर्ग है। पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें और परकोटे बने हुए हैं, जैसे कि चित्तौड़ का किला है, जैसलमेर का किला है और इसके अलावा कुंभलगढ़ का किला है, वो भी पारिद दुर्ग की श्रेणी में शामिल है। सैन्य दुर्ग वो होता है जिसमें एक चतुरांगनी सेना मौजूद होती है जो कि सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है। सहायक दुर्ग वो होते हैं जहां पर निवास करने वाले सभी लोग क्या होते हैं? सूरवीर होते हैं और हर परिस्थितियों में अनुकूल रहने वाले होते हैं। शुक्र नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग माना गया है वो सैन्य दुर्ग माना गया है। चित्तौड़ का दुर्ग, गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग सभी श्रेणियों में शामिल किया जाता है। राजस्थान में अगर किलों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे प्राचीन किला है वह चित्तौड़ का किला है, जो सबसे नवीनतम किला माना जाता है। 18वीं शताब्दी में निर्मित है, सूरजमल के द्वारा निर्मित है। लोहागढ़ का किला है। उसके बाद में राजस्थान में किसी भी प्रकार के दुर्गों का निर्माण नहीं किया गया था। और इसके अलावा अगर प्रदेश में सर्वाधिक दुर्गों की बात करें तो सर्वाधिक मेवाड़ में है 84, उसके बाद में ढूंढाड़ अंचल में है 50 से अधिक दुर्ग मौजूद हैं। राजस्थान के 6 दुर्गों को 2013 में हेरिटेज की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। वो कौन कौन से हैं? आमेर का महल, गागरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला और चित्तौड़गढ़ का किला। इन सभी 6 दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जून 2013 में ही शामिल कर लिया गया था। अब इनको संरक्षण है वो यूनेस्को ही दे रहा है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्व स्तर में जो भी शैक्षणिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो भी महत्वशाली कोई स्थान है, कोई स्थापत्य कला का उदाहरण है, उनको संरक्षण प्रदान करती है। चलिए साथियों, अब तक तो हमने राजस्थान के जो दुर्ग वाला जो टॉपिक है, स्थापत्य वाला टॉपिक है, उसमें हमने दुर्गों की विशेषताओं के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में, उनके निर्माण कला के बारे में, कि जैसे मौर्य काल में मंदिर और जलाशयों को महत्व दिया जाता था, बाहरी आक्रमण के बाद में सुरक्षा को महत्व दिया जाने लगा, पुराने किलों का जीर्णोद्धार करवाया जाने लगा और मुगल काल के समय वापिस समतल मैदानों में दुर्ग ये किले बनाए जाने लगे। इसके अलावा दुर्गों के हमने प्रकार के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम एक एक करके के राजस्थान के जो जितने भी प्रमुख दुर्ग हैं उनको हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, दुर्ग को पढ़ने से पहले, चित्तौड़ के दुर्ग को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात पुनः बता देता हूं, आप याद रखना है कि अगले जो हमारे टॉपिक है महल और मंदिर और स्मारक, वो तीनों टॉपिक इसी दुर्ग के अंतर्गत ही शामिल हो जाते हैं लगभग।
70 से 80% इसमें शामिल हो जाएंगे। इनके अलावा जो भी कोई चीज़ शेष रहेगी उसको हम अलग अलग क्लासों में करवा देंगे। परंतु आप याद यही रखना है कि दुर्ग वाले टॉपिक में हम महल भी पढ़ेंगे, हवेलियों को भी पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के जो झरने बनाए हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे, बावड़िया या कुंडों को भी पढ़ेंगे, मकबरों की और मस्जिदों को भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो प्रसिद्ध मीनारें हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, छतरियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो शेष रहेगा वो हम महल वाली क्लास में कर लेंगे, और मंदिर वाली क्लास में हम मंदिर कर लेंगे, और स्मारक और इमारतों वाली क्लास में हमें जो शेष हमारी स्मारक और इमारतें बचेंगी उनको अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं चित्तौड़ के किले से। राजस्थान का गौरव तथा किलों का सिरमौर कहलाने वाले चित्तौड़ का किला गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि राजस्थान के किस किले को राजस्थान का गौरव या किलों का सिरमौर कहा जाता है, तो हमारा उत्तर रहेगा चित्तौड़ के दुर्ग को। और ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में गंभीरी एवं बेड़स नदी के संगम पर। अब वहां पर गंभीर नदी मत कर देना, गंभीर नदी अलग है, गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर ये दुर्ग स्थित है। इसके अलावा ये दुर्ग मेसा का पठार है वहां पर स्थित है। चित्तौड़ का दुर्ग जिस पठार पर स्थित है उसका नाम मेसा का पठार। चित्तौड़ का दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर। अगला पॉइंट है कि इस दुर्ग के लिए एक पंक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है, इसलिए चित्तौड़ को कहा गया गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब है गढ़ैया। गढ़ैया यानी कि छोटे होते हैं। चित्तौड़गढ़ से बाकी सभी क्या है? छोटे हैं। तो राजस्थान में सबसे बड़ा अगर किला माना जाता है तो वो चित्तौड़ का किला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी लंबाई 8 किलोमीटर व चौड़ाई 2 किलोमीटर मानी जाती है। अब चित्तौड़ का किले का हमने सामान्य बातें देख ली। इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, राजस्थान का सिरमौर कहते हैं। ठीक है, गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर और मेसा के पठार पर स्थित है। अब हम ये देखते हैं कि इसका इतना अधिक महत्व क्यों था। तो इसका पीछे कारण है कि दिल्ली से अगर हम मालवा और गुजरात जाते हैं तो उस मार्ग पर स्थित होने के कारण मध्यकाल में इस किले का अधिक सामरिक महत्व था। क्योंकि अगर दिल्ली से हम मालवा या गुजरात जा रहे हैं तो हमें अगर बीच में विश्राम करना है यहाँ पर, जहाँ पर हम अपनी सैन्य गतिविधियों को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, तो उनके लिए ये किला बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया था कि चित्तौड़ के किले पर हमें अधिकार कर लेना चाहिए। यही पर प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और यही प्रयास है उसके बाद में मालवा और तथा गुजरात के शासकों ने भी किया था कुंभ और सांगा के समय, परंतु वो सफल नहीं हुए। उसके बाद में अकबर ने भी प्रयास किया था और चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार भी कर लिया था। अगला पॉइंट है कि मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद जो कि श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग, या जिसका नाम चित्रांगद भी मिलता है, ने ये किला बनवाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम चित्रकोट था, और जो बाद में कालांतर में परिवर्तित होकर क्या हो गया? चित्तौड़ का किला। वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास, मेवाड़ के हैं वो, जिसमें हमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस ग्रंथ में हमें ये जानकारी भी मिलती है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया था, और प्रारंभ में उसी के नाम पर इसका नाम चित्रकूट था, और बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? चित्तौड़ दुर्ग कर दिया गया था। आगे देखते हैं, मेवाड़ में गुहिल राजवंश के जो संस्थापक थे, बप्पा रावल माना जाता है, कालभोज भी कहा जाता है, ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके 8वीं शताब्दी के लगभग चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। तो चित्तौड़ के किले पर सबसे पहले मेवाड़ के या गुहिल वंश के किस शासक ने अधिकार किया था? तो वो थे मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल, जिसका नाम में एक अन्य नाम कालभोज भी मिलता है। ठीक है, तो उसने किस मौर्य शासक को पराजित किया था? यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने अंतिम मौर्य शासक है मान मौर्य को पराजित किया था। किसको?
मान मौर्य को पराजित करके इन्होंने चित्तौड़ के किले पर गुहिल राजवंश की नींव रखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं कि 10वीं सदी के अंत में मालवा के परमार मुंज ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया और उसके बाद में गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के नियंत्रण में भी चला गया था। कुछ समय के लिए 10वीं शताब्दी में ये जो चित्तौड़ का किला था वो मालवा के परमार मुंज के पास भी चला गया था और उसके बाद में गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के अधिकार में भी रहा था, परंतु थोड़े समय के लिए ही रहा था। याद रखना आपको, थोड़े समय के लिए ही रहा था, परंतु 12वीं शताब्दी के बाद में चित्तौड़ पर मेवाड़ के सिसोदिया वंश का ही आधिपत्य रहा था। कुछ समय के लिए ये अकबर के अधीन चला गया था, परंतु ज्यादातर ये मेवाड़ के जो सिसोदिया गुहिल वंश है उन्हीं के अधीन में ये किला रहा था। 12वीं सदी में चित्तौड़ पर पुनः गुहिलों का आधिपत्य रहा था, जो राजस्थान के एकीकरण के समय तब तक रहा था। 1303 में मेवाड़ के शासक रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर इसे अपने अधीन कर लिया था और इसका नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। इस समय जो मेवाड़ का शासक था रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है महाराणा रतन सिंह, जो कि पद्मिनी के कारण काफी चर्चा में रहे थे और उनके समय में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और ये मेवाड़ का प्रथम शाखा भी माना जाता है, जिसमें पद्मिनी और उनकी दासियों ने मिलकर के जौहर किया था और राणा रतन सिंह ने और उनके साथ में गोरा और बादल, जो कि पद्मिनी के चाचा और भाई थे, उन्होंने केसरिया किया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में कुछ वर्षों के बाद में 1326 में सिसोदा के राणा अमीर ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण करके गुहिल सिसोदिया वंश को प्रतिष्ठापित किया था। राणा अमीर, जिसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि जब अलाउद्दीन के आक्रमण के समय, किसके समय, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय राणा रतन सिंह, जो कि रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में मेवाड़ पर जो ये गुहिल राजवंश था वो एक बार के लिए समाप्त हो गया था, परंतु उसके बाद में सिसोदा गांव, जो कि मेवाड़ में ही है, उसी के एक युवराज राणा हमीर, जिसके पिता और उनके दादा और उनके भाई 1303 के युद्ध में रतन सिंह के पक्ष में युद्ध करते हुए मारे गए थे, तो वही राणा हमीर ने चित्तौड़ पर 1326 में आक्रमण करके सिसोदिया वंश को प्रतिष्ठापित किया था। इसे मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर राणा हमीर नहीं आता तो महाराणा कुंभा भी नहीं होते, महाराणा सांगा भी नहीं पढ़ते, हम महाराणा प्रताप के बारे में भी हम नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके पास कोई रियासत थी नहीं, और जो जितनी बड़ी रियासत है और वो उतनी ही ज्यादा इतिहास में चर्चा में है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद में 1568 से 1615 तक ये किला वापस पुनः मुगलों के अधिकार में रहा था। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि के परिणाम स्वरूप ये पुनः गुहिल वंश को प्राप्त हो गया था, और इस संधि की जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जहांगीर के समय थी, अमर सिंह उस समय मेवाड़ का शासक था, महाराणा प्रताप का पुत्र था, कि इस संधि के तहत कि सबसे पहली बात यही थी कि हमने इतिहास में पढ़ा था इस गुहिल राजवंश के दौरान है कि पहली शर्त यह थी कि मेवाड़ का कोई भी शासक है मुगल दरबार में उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को भेजा था, करण सिंह प्रथम को, और दूसरी शर्त यह थी कि मेवाड़ के शासक चित्तौड़ के किले का मरम्मत नहीं करवाएंगे। और इस संधि को तोड़ा किसने था? मेवाड़ के शासक हुआ था औरंगजेब के समय राजा राज सिंह, जिसने राजसमंद झील बनवाई थी, उसने इस संधि को जाकर के तोड़ा था। चित्तौड़ के किले में कुल 3 शाखाएं हैं, वो तीनों शाखाओं के बारे में एक बार पुनः देख लेते हैं। पहला शाखा 1303 में हुआ था, तब वहां का शासक रतन सिंह था। आक्रमणकारी दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी था। केसरिया रतन सिंह और गोरा बादल ने किया था, जबकि जौहर पद्मिनी ने किया था। इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है इतिहास में, इन राजपूत वंशों के बारे में पढ़ रहे थे, एक बार पुनः देख लेते हैं। पहला शाखा 1303 में आक्रमणकारी दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी, केसरिया रतन सिंह और गोरा बादल और जौहर पद्मिनी के द्वारा किया गया था।
दूसरा शाका हुआ था 1535 में राणा विक्रमादित्य के समय, जो कि सांगा का पुत्र था। आक्रमणकारी था गुजरात का शासक बहादुर शाह। केसरिया देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में किया गया था, जबकि जौहर सांगा की पत्नी कर्णावती या कर्मावती दोनों नाम मिलता है, उनके द्वारा किया गया था। विक्रमादित्य और उदय सिंह जो कि अल्प आयु में थे, तो रानी कर्मावती ने इन्हें रणथंभौर के किले में सुरक्षित भेज दिया था। और उसके बाद में देवलिया के जो ठाकुर बाघ सिंह थे, उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था, और रानी कर्मावती ने जौहर किया था अपनी दासियों के साथ में। चलिए तीसरे शाखे के बारे में देखते हैं। तीसरा शाखा अकबर के समय हुआ था, जब वहां का शासक था उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताश्री, और ये फरवरी में हुआ था। आक्रमणकारी था मुगल शासक अकबर। केसरिया किसने किया था? जयमल और फतेह ने, क्योंकि उदय सिंह वहां से निकल चुके थे इस किले से, और वो गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे और वहीं पर उनका मृत्यु हुई थी। और जौहर किया था जयमल और फतेह की पत्नियों ने। केसरिया में जयमल और फतेह के साथ जयमल का भतीजा कल्ला राठौड़ भी था, जिसे आज राजस्थान में 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये राजस्थान में चित्तौड़ के किले में 3 शाखे हुए थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। पहला 1303 में, दूसरा 1535 में, तीसरा 1568 में। पहले के समय शासक रतन सिंह, दूसरे के समय विक्रमादित्य, तीसरे के समय उदय सिंह। पहले के समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे के समय गुजरात का बहादुर शाह, तीसरे समय मुगल शासक अकबर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्तौड़ के किले में प्रवेश के लिए 7 द्वार बने हैं। कितने द्वार बने हैं? 7 द्वार बने हैं, जिनका क्रम क्या है कि सबसे पहले पाटन पोल है, उसके बाद में भैरव पोल है, उसके बाद में हनुमान पोल है, उसके बाद में गणेश पोल है, इसके अलावा जोड़ला पोल है, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पोल दरवाजे को कहा जाता है। ये चित्तौड़ के किले में प्रवेश करने हेतु 7 मुख्य द्वार बने हुए हैं, याद रखना है और इनको क्रम से याद रखना है। पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण और राम। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जो पहला प्रवेश द्वार है पाटन पोल में, प्रवेश करने से पूर्व ही बाहर की तरफ बाघ सिंह का एक स्मारक बना है। ये बाघ सिंह वही है जो चित्तौड़ के द्वितीय शाखा के समय वीरगति को प्राप्त हुए थे, बहादुर शाह के साथ लड़ते हुए। इसके बाद में भैरव पोल है। भैरव पोल देसूरी के भैरू सिंह सोलंकी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भैरू सिंह सोलंकी भी द्वितीय शाखे के दौरान बहादुर शाह के आक्रमण के समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। याद रखना है, भैरू सिंह सोलंकी और बाघ सिंह दोनों को आपको नाम याद रखना है। ज्यादा अगर चर्चा में पूछा जाता है तो वो बाघ सिंह है। बाघ सिंह का जो स्मारक है वो चित्तौड़ के किस दरवाजे के पास बना है? तो वो है पाटन पोल। ठीक है, प्रथम प्रवेश द्वार माना जाता है चित्तौड़ के किले का। कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। आगे देखते हैं। भैरव पोल तथा हनुमान पोल के मध्य जयमल और कल्ला राठौड़ की भी छतरियां बनी हुई है, जो कि तीसरे शाखे के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। यहाँ पर जयमल की 16 खंभों की छतरी और कल्ला की तो 4 खंभों की छतरियां मौजूद है। अब देख लो कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम दुर्गों के टॉपिक को करेंगे तो उसके साथ स्मारक को भी करेंगे, मंदिरों को भी देखेंगे, महलों को भी देखेंगे। अब तक हम सिर्फ इन छतरियों के बारे में और इनके स्मारक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि बाघ सिंह का स्मारक कहाँ बना है? तो पाटन पोल पर। जयमल और कल्ला राठौड़ की कहाँ पर बना है? तो भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में बना है। इन छतरियों को याद रखना है आपको। इन छतरियों की, जैसे कि जयमल की छतरी 16 खंभे की है और कल्ला की छतरी 4 खंभों की है। इसके बाद में आगे आता है हनुमान पोल और गणेश पोल। हनुमान पोल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, और गणेश पोल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है ये हनुमान मंदिर है ना, इनकी जो मूर्ति है वो महाराणा कुंभा नागौर के अभियान के दौरान नागौर दुर्ग से लेकर के आए थे। ठीक है, आप थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है, याद रख लेना है आपको। इसके अलावा किले के अंतर्गत एक सूर्य पोल भी है, जो कि किले का सबसे प्राचीन द्वार माना जाता है। सूर्य पोल भी है जो इन 7 प्रवेश द्वारों के अलावा है, जो कि सबसे प्राचीन प्रवेश द्वार है माना जाता है। अब बात करते हैं कि चित्तौड़ के किले में कई और स्मारक है, जैसे महल भी है, उनके बारे में देखते हैं।
तो रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल का महल है, रतन सिंह का महल है, फतेह प्रकाश महल है, आहड़ा हिंगुल का महल है, कुंभा महल है, जयमल और फतेह की हवेली है, बामासा की हवेली है, सलूमपुर की हवेली है और रामपुरा की हवेलियां आदि प्रमुख है। तो देख लो कि पहले हमने स्मारक या छतरियों के बारे में देखा था, अब हम उनके महलों के बारे में देख रहे हैं। जैसे कि चित्तौड़ के किले में रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल का महल है, रतन सिंह का महल है, फतेह प्रकाश महल है, आहड़ा और इंगुल का महल है, कुंभा महल है, जयमल और फतेह की हवेली है, बामासा की हवेली है, सलूमपुर की हवेली है और रामपुरा की हवेली आदि प्रसिद्ध है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दुर्ग में हिंदू मंदिर। अब यहाँ पर मंदिरों को भी हम देखेंगे एक एक करके कि यहाँ पर एक कालिका माता का मंदिर है जो मुख्यतः 8वीं सदी में बप्पा रावल के द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर था। मूल रूप से ये सूर्य मंदिर था, बाद में यहाँ पर किसी शासक ने माता की प्रतिमा प्रतिस्थापित कर ली और उसके बाद में ये मंदिर कालिका माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, अगला मंदिर देखते हैं। समिदेश्वर मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पण है। यह मंदिर 11वीं सदी में परमार शासक भोज के द्वारा बनाया गया था, जब यहाँ पर मालवा के जो परमार शासक था उनका आधिपत्य था। परंतु 1428 में महाराणा मोकल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाने के बाद में इसे मोकल जी का मंदिर भी कहा जाने लगा था। ठीक है, लाखा का पुत्र था मोकल और उसी ने इस समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो उसके बाद में ये मंदिर मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। पहले हमने कालिका माता का मंदिर के बारे में पढ़ा था जो कि 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल के द्वारा निर्मित एक सूर्य मंदिर था। मूल रूप से क्या था? सूर्य मंदिर था। आगे देखते हैं, परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में दुर्ग में इसके अलावा एक और अन्य मंदिर जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी बनवाया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़वा दिया था। और इसके अलावा किले में तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण भी बनवीर के द्वारा करवाया गया था। यह वही बनवीर है जिसने विक्रमादित्य को मार करके उदय सिंह को मारने का प्रयास किया था और विक्रमादित्य के बाद में मेवाड़ का ये कुछ समय के लिए शासक भी बना। ठीक है, ये तुलजा भवानी कौन है? ये वही है जो कि मराठा शासक शिवाजी की आराध्य देवी थी। ये प्रसिद्ध है चित्तौड़ के किले में मंदिर। इसके अलावा विष्णु का वराह अवतार का मंदिर है, कुंभस्वामी का मंदिर है जिसे राणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। विष्णु भगवान के वराह अवतार का मंदिर है जिसे कुंभस्वामी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किसके द्वारा निर्मित है? महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। तो देख लीजिए कि हम हवेलियों के बारे में भी हमने देखा, महलों के बारे में भी देखा, स्मारकों के बारे में भी हमने देखा है और यहाँ पर हम मंदिरों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए ये दुर्ग वाला टॉपिक मैंने पहले किया है ताकि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो अन्य टॉपिक रहेंगे उनका लगभग 25 से 30% ही हिस्सा शेष रहेगा, जिनको हम अलग से करवा देंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा मीराबाई और कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी दुर्ग के अंदर बने हुए हैं और इनके अलावा हिंदू मंदिरों के अलावा जैन मंदिर भी है जिसमें अद्भुत जी का मंदिर है। ऋषभ देव जी को भी लोग अद्भुत के नाम से पुकारते हैं। अद्भुत जी का मंदिर है, ऋषभ देव जी को भी लोग अद्भुत जी के नाम से जाना जाते हैं। इसके अलावा 27 देवरी है, 27 मंदिरों का समूह है जिसमें 24 तीर्थकर हुए थे ना, आदिनाथ से ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक उनकी प्रतिमाएं भी बनी है। इसके अलावा श्रृंगार चौकी है जिन्हें जैन मंदिरों का निर्माण कुंभा के समय कोषाध्यक्ष है, उनका बेलाक, कोषाध्यक्ष का नाम था बेलाक था, जो कि जैन धर्म से था। उनके द्वारा श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया गया था कुंभा के समय। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि किले के अंदर और कौन कौन से जलाशय बने हुए हैं, जिनमें है जयमल जी का तालाब, चित्रांगद मोरी तालाब, कातन बावड़ी, जेठा महाजन बावड़ी, जालीबाव बावड़ी, कुंभ सागर तालाब, भीमलत तालाब और हाथी कुंड आदि किले के अंतर्गत स्थित प्रमुख तालाब और जलाशय हैं, जिनमें जयमल जी का तालाब, चित्रांगद मोरी तालाब, कातन बावड़ी, जेठा महाजन बावड़ी, जालीबाव बावड़ी, कुंभ सागर तालाब, भीमलत तालाब और हाथी कुंड। और इनमें ज़्यादातर जो प्रसिद्ध है वो आपको मैं बता देता हूँ।
एक याद रखना कातन बावड़ी और दूसरी याद रखना झालीबाव बावड़ी। इतने ज़्यादा सभी याद होंगे नहीं में। तो जैसे चित्रांगद मौर्य का तालाब है, आपको पता है चित्रांगद मौर्य का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। कुंभ सागर तालाब है तो कुंभ का भी संबंध चित्तौड़ से है। तो ये तो हमें वैसे ही याद हो जाएंगे, परंतु आपको ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट करते हुए ध्यान में रखना, कातन बावड़ी और झालीबाव है बावड़ी, जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़ के किले में स्थित है। इसके अलावा चित्तौड़ के किले में बनवीर के द्वारा निर्मित एक नवलखा भंडार भी स्थित है। बहुत बड़ा भंडार है जिसका नाम नवलखा भंडार रखा गया। तो बनवीर ने अपने शासनकाल में दो चीज़ों का निर्माण करवाया था चित्तौड़ के किले में। एक तो था नवलखा भंडार और दूसरा था, अभी हमने पढ़ा था, तुलजा भवानी का मंदिर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जो हमने पढ़ा है स्थापत्य के बारे में, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं, हवेलियां हैं, उन सभी के बारे में हम देख लेते हैं। शाखा तक हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं यहाँ से कि चित्तौड़ के किले में 7 प्रवेश द्वार बताए थे। पहला पाटन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, उसके बाद में जोड़ला, लक्ष्मण और राम पोल। जो पाटन पोल है जो कि प्रथम प्रवेश द्वार है, वहीं पर बाघ सिंह का स्मारक बना है और ये बाघ सिंह वही है जिन्होंने चित्तौड़ के द्वितीय शाखे के समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा भैरव पोल के पास में भैरव सिंह सोलंकी के नाम पर रखा गया था, जो भी द्वितीय शाखे के दौरान बहादुर शाह से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में हम देखते हैं भैरव पोल और हनुमान पोल। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियाँ मौजूद है, जो कि तीसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में देखते हैं हनुमान पोल और गणेश पोल। यहाँ पर क्रमश हनुमान जी का मंदिर और गणेश जी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा किले के अंतर्गत एक सूर्य पोल और भी है, जो कि किले का सबसे प्राचीन दरवाजा माना जाता है। प्रवेश द्वार नहीं, दरवाजा माना जाता है। अब देखते हैं चित्तौड़ के किले में कौन कौन से स्थापत्य स्मारक हैं। जैसे रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल का महल है, रतन सिंह का महल है, फतेह प्रकाश महल है, अहाड़ा हिंगुला का महल है, कुंभा महल है, जयमल फतेह की हवेलियां हैं, बामाशाह की हवेलियां हैं, सलूम्बर की हवेलियां हैं और रामपुरा की हवेलियां आदि चित्तौड़ के किले में मौजूद स्थापत्य के उदाहरण है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि चित्तौड़ के किले में जो मंदिर है, जैसे कि कालका माता का मंदिर है, जो कि 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल के द्वारा निर्मित मूल रूप से सूर्य मंदिर था। इसके अलावा सिद्धेश्वर मंदिर, जो कि 11वीं सदी में परमार शासक है भोज के द्वारा बनाया गया था, महादेव जी का मंदिर है, जिसे 1428 में महाराणा मोकल के द्वारा जीर्णोद्धार करवाने के बाद में इसका नाम मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। परमार भोज ने चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी बनवाया था, अलाउद्दीन जी से तुड़वा दिया था। इसके अलावा किले में तुलजा भवानी का मंदिर भी है, जो कि बनवीर के द्वारा निर्मित करवाया गया था। इसके अलावा हिंदू मंदिरों में विष्णु का वराह अवतार का मंदिर है, जिसे कुंभ स्वामी का मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई का जो मंदिर की जो प्रतिमा थी कृष्ण जी भगवान की, वो काले रंग की थी, जिसे अमेर के शासक मान सिंह अपने साथ ले गए थे और अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि का जो मंदिर बनाया था, अपने उनके पुत्र का नाम जगत सिंह था। ठीक है, और मान सिंह की जो पत्नी थी कनकावती ने, उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। इसके अलावा कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी चित्तौड़ के किले में है और हिंदू मंदिरों के अलावा कुछ जैन मंदिर भी हैं। जैसे अद्भुत जी का मंदिर है, जिसे ऋषभ देव जी को भी लोग अद्भुत जी का कहते हैं। 27 देवरी 27 मंदिरों का एक समूह है। अब यह 27 देवरी क्या है, याद रखना है, 27 मंदिरों का समूह है। यहाँ पर इस प्रकार के कई ऑप्शन पूछे जा सकते हैं कि 27 देवरी से संबंध है 27 मूर्तियों से, 27 मंदिरों के से, या 27 प्रकार के भंडारों से, किसी प्रकार का ऑप्शन आ सकता है। आप याद रखना है 27 देवरी का अर्थ है 27 मंदिरों का एक समूह है और जिसमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई है। इसके अलावा श्रृंगार चौकी भी है। जैन मंदिर का निर्माण कुंभा के समय कोषाध्यक्ष था बेलाग, जो कि जैन था, उनके द्वारा निर्मित है और इसके द्वारा अलावा बेलाग के द्वारा ही
जैन जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण भी बिलाग के द्वारा करवाया गया था कुंभकेश में। इसके अलावा किले में जो जलाशय हैं जिनमें जयमल जी का तालाब है, चित्रांगद मोरी तालाब है, कातन बावड़ी है, जेठा महाजन बावड़ी है, जाली बाव बावड़ी है, कुंभ सागर तालाब है, भीमल तालाब है, हाथी कुंड है आदि प्रसिद्ध है। और इसके अलावा बनवीर के द्वारा निर्मित नवला का भंडार भी स्थित है। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ जो कि कुंभा के द्वारा निर्मित है और ये इतिहास प्रसिद्ध एक है स्मारक भी है। कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 के दौरान चित्तौड़ के किले में अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित है इसलिए इसको विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, कुंभा का जो आराध्य देवता वो भगवान विष्णु थे और भगवान विष्णु को समर्पित उन्होंने एक तो ये बनाया, इसके अलावा वराह अवतार का जो मंदिर बनाया है चित्तौड़ के किले में वो भी कुंभा के द्वारा ही निर्मित है। इसकी ऊंचाई 122 फीट है, ये 9 मंजिला है और टोटल इसमें 157 घुमावदार सीढ़ियां लगी हुई है। ये पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान में रखना है। 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है, 157 घुमावदार सीढ़ियां भी बनी हुई है। इस मंदिर पर हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्ति है, इस कारण इसको मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। इस विजय स्तंभ पर हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्ति होने के कारण इनको मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। इसकी तुलना फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन टावर से और कर्नल टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की थी। ठीक है, तो फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की जो तुलना थी वो रोम के टार्जन टावर से की है, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और इनकी जो प्रथम मंजिल है विजय स्तंभ की, वहां पर अनंत ब्रह्मा रुद्र की प्रतिमा है। द्वितीय मंजिल पर अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल पर नारायण और पितामह की मूर्तियां बनी हुई है। आगे देखते हैं, चौथी मंजिल पर हिंगलाज माता, गंगा, यमुना, कार्तिकेय, विश्वकर्मा की मूर्तियां बनी हुई है। आगे देखते हैं, 8वीं मंजिल पर भी कोई भी प्रतिमा नहीं है, केवल चारों ओर से स्तंभ बने हुए हैं। अब हमने जैसे कि प्रथम मंजिल पर कौन सी मूर्तियां हैं, द्वितीय मंजिल पर कौन सी मूर्तियां हैं, तीसरी मंजिल पर कौन सी है, चौथी पर कौन सी है, ये ज्यादा इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, बस आपको जनरल नॉलेज के लिए ये बातें आपको बताई गई है, बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, 9वीं मंजिल पर महाराणा हमीर से लेकर के महाराणा मोकल तक का जो इतिहास है उनका वर्णन किया गया है। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त होने पर महाराणा स्वरूप सिंह और फतेह सिंह के काल में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। ये पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 9वां ये जो ऑप्शन है ये भी महत्वपूर्ण है। याद रखना है कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर हमीर से लेकर के महाराणा मोकल तक का इतिहास वर्णन है, तो वो 9वीं मंजिल है। और 7 मंजिल तक है विभिन्न देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मूर्तियां उकेरी हुई है। और जो इसके ऊपरी भाग है वो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, तब उसका जो स्वरूप चेंज किया था वो स्वरूप सिंह और फतेह सिंह ने अपने कार्यकाल में करवाया था। आगे देखते हैं कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो 1438 और 1448 के मध्य यानी कि 10 वर्ष के बीच में शिल्पी पुंजा नापा जेता, याद रखना, पुंजा नापा और जेता, ठीक है, के द्वारा करवाया गया था। और इसके निर्माण में कुल उस समय 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस समय 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। आप आइडिया लगा लो कि आज के वो कितने करोड़ों के बराबर है। 90 लाख रुपए बहुत बड़े होते हैं, बहुत मायने रखते हैं उस समय में, 15वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं का सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा था। ये उपमा दी गई है गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। इसके अलावा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा भी दी थी।
चित्तौड़ के किले में कुंभा के समय ही बघेरवाल जैन जीजा के द्वारा बनाया गया एक 7 मंजिल 76 फुट का ऊंचा जैन कीर्ति स्तंभ भी ही स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है, ये भी पॉइंट आप याद रखना। यह कीर्ति स्तंभ है प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित है। इसके अलावा इस पर ब्रह्मा, शिव और भैरव की प्रतिमा भी मौजूद है। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करता है कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, दोनों को एक ही शब्द का उपयोग कर लेता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे एक किताब में मुझे ये देखने मिला था कि विजय स्तंभ है, उसका नाम कीर्ति स्तंभ भी मिलता है। अगर वो कीर्ति स्तंभ कुंभा के द्वारा निर्मित है तो वो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ एक ही है। अगर वो कुंभा के कार्यकाल में निर्मित है तो वो जैन कीर्ति स्तंभ है। बस ये फर्क है, आप ध्यान में रखना है। आपको एक बार हम पुनः देख लेते हैं विजय स्तंभ के बारे में महत्वपूर्ण बातें को। विजय स्तंभ जिसका निर्माण कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के किले में अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए बनाया था। 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला है, ठीक है, और इसमें टोटल 157 सीढ़ी घुमावदार सीढ़ियां भी लगी हुई है। इस पर हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां है, इस कारण इसको मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। इसके अलावा फर्ग्यूसन ने इसे रोम का टार्जन टावर तथा कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया था। अगला पॉइंट है कि इसकी प्रथम मंजिल पर अनंत ब्रह्मा रुद्र की प्रतिमा है, द्वितीय मंजिल पर अर्धनारीश्वर और हरिहर की प्रतिमा है, तीसरी मंजिल पर नारायण और पितामह की मूर्तियां बनी हुई है, चौथी मंजिल पर हिंगलाज, गंगा, यमुना, कार्तिकेय और विश्वकर्मा की मूर्तियां बनी हुई है। 8वीं मंजिल पर कोई भी प्रतिमा नहीं है, केवल चारों ओर स्तंभ बने हुए हैं। और जो 9वीं मंजिल है वहां पर महाराणा हमीर से लेकर के महाराणा मोक्कल तक उनके इतिहास के वर्णन किया गया है। बिजली गिरने से उस विजय स्तंभ का जो ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, तब महाराणा स्वरूप सिंह तथा फतेह सिंह के काल में इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। विजय स्तंभ का निर्माण 1438 से 1448 के मध्य 10 वर्षों में मुख्य शिल्पी थे पुज्जा नापा जेता के द्वारा करवाया गया था और उस समय इसके निर्माण में 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं का सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय की उपमा दी थी। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा भी दी थी। ठीक है, ये विजय स्तंभ की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपको इनके शिल्पकार के बारे में याद रखना है, किस भगवान को समर्पित है ये भी याद रखना है, इसका जीर्णोद्धार हुआ वो किसने करवाया था। ठीक है, यही बात महत्वपूर्ण है। और कुंभा के किस उपलक्ष्य में इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। और रोम का फर्ग्यूसन ने जो उपाधि दी गई थी टार्जन टावर के रूप में, और कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार की उपाधि दी, ये बातें भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति कलाओं का विश्व कोश भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। चित्तौड़ के किले में कुंभा के समय ही बघेरवाल जैन जीजा के द्वारा बनाया गया 7 मंजिल और 76 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी उल्लेखित है। और ये जैन कीर्ति स्तंभ है भगवान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है तथा इस पर ब्रह्मा, शिव और भैरव की प्रतिमा भी बनी हुई है। तो ये है हमारे चित्तौड़ का किला। और चित्तौड़ के किले में हमने बहुत सारी बात की है। इतिहास में चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और इनके अलावा जो किले हैं जैसे आमेर का किला, जयगढ़ का किला, ये ही ज्यादा चर्चित हैं और इन्हीं से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन किलों को तो हम बड़े विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ जैसे दुर्ग वाला जैसे टॉपिक होगा ना, तो इसमें हमारा जो स्थापत्य वाला जो पार्ट है वो लगभग साथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि ये दुर्ग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा लंबा रहेगा और इसकी जो क्लासें रहेंगी वो भी थोड़ी लंबी रहेगी। ये बात आप ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर
आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस परिवार का एक सदस्य बनिए। और हम आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि किसी गाइडों से छाप कर बने हुए हैं, नहीं है, गाइडों में किसी भी प्रकार की लाइन को नहीं उठाया गया है। ये सिर्फ मूल किताबों से ही लाइनों को उठा करके नोट्स बना करके आपको पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है कि सुविधा हमारे पास कम है, लेकिन हमारी मेहनत वो 100% है, हमारा प्रयास है वो 100% है, और हमारी जो ईमानदारी है आप सभी के लिए वो भी 100% है। उसमें किसी भी प्रकार की चालाकी नहीं की है। हमारा एक ही उद्देश्य है, ये निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करवाने, और जिससे जो विद्यार्थी हैं वो अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने में सफल हो, यही हमारा मुख्य ध्येय रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा ईओ और आरओ की जो क्लासें हैं वो लगातार चल रही है। कोई भी विद्यार्थी या जिनके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो उन क्लासों से जुड़े। राजस्थान जीके को हम कंप्लीट कर ही लेंगे, और ईओ आरओ का जो सिलेबस है वो हमारे साथी राजीव सर के द्वारा करवाया जा रहे हैं, तो आप उन क्लासों को भी ज्वाइन कीजिए और ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर कोई भी प्रकार की आपके सामने समस्या आती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं 7619761567, इन पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैं किसी भी प्रकार के नोट्स की अगर पीडीएफ चाहिए या मार्गदर्शिका चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, जय भारत।